Good morning and welcome to Study IQ. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो खूबसूरती है वो आपको सादगी में देखने को मिलती है. और मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति के खूबसूरती की ही बात नहीं कर रहा हूँ. आप किसी भी चीज़ में देख लीजिएगा, चीज़ें जितनी सिंपल होती हैं उतनी ही ज़्यादा हमें पसंद भी आती हैं. और ये सारे जो कोट्स हैं, मैंने एक दो कमेंट्स देखे थे, ये कोट्स बिल्कुल आपके लाइफ के साथ और इसी के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं. नाउ इट इज़ अप टू यू कि अगर आपको इसका यूज़ करना आता है या नहीं. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज का जो पहला एडिटोरियल है ये है काउंसिल कॉनन्ड्रम. अब ओडिशा जो एक स्टेट है हमारे देश का, वो चाहता है कि उनके वहाँ भी दूसरे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अपर हाउस और लोअर हाउस की सिस्टम है, जिसे बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं. तो हमारी पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि लोअर हाउस की बात करें तो लोअर हाउस हैं लोकसभा, और अपर हाउस की बात करें तो है राज्यसभा. आपको ये भी चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 अलग अलग इसके 3 पिलर्स हैं. एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और थर्ड है प्रेसिडेंट. नाव स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट में जनरल स्पीकिंग आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है. अब 7 ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश के. इनमें हैं सबसे पहले नॉर्थ से अगर शुरुआत करें तो जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका. ये 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लोअर हाउस है, और दूसरा जो है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्यसभा मीन्स एग्जैक्ट राज्यसभा की तरह नहीं है. ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो है तो ये कुछ आपको लोकसभा की तरह इसकी जो फंक्शनिंग है वो देखने को मिलती है, लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये राज्यसभा की तरह नहीं है, लेकिन ये एक अपर हाउस ही है. अब प्रश्न ये उठता है कि इनको इसकी ज़रूरत क्यों है. अब हमें देखना होगा कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है. राइट, अपर हाउस लोअर हाउस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. अगर होना चाहिए तो सारे स्टेट्स में क्यों नहीं है, अगर नहीं होना चाहिए तो ये 7 स्टेट्स में क्यों है. ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमें अपने आप को पूछने होंगे, हमारे देश को अपने आप को पूछना होगा. और इसी के साथ साथ ये जो पूरा एक करंट अफेयर का एक टॉपिक आया है ओडिशा का, तो हो सकता है कि इसके ऊपर आपको डायरेक्टली प्रश्न भी पूछा जाए, क्योंकि पास्ट में अगर आप देखें तो एक प्रश्न मेंस एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया था कि राज्यसभा जो है इसकी आज क्या आवश्यकता है या नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर उनको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर पूरा आंसर जो है वो नेगेटिविटी के ऊपर जाएगा कि हाँ हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्यों 2 हाउसेस की ज़रूरत चाहिए, स्टेट्स तो वैसे भी रिप्रेजेंट हो जाते हैं. तो अब इतनी सारी डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल. अब ओडिशा जो स्टेट है उन्होंने 2015 में एक कमेटी को गठित किया, और ये कमेटी ने जो सेकंड चैम्बर जो होता है या फिर जो एक अपर हाउस जो होता है अलग अलग स्टेट में, ये 7 स्टेट्स जो हैं, तो उनको स्टडी किया और उसके बाद गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस दिए. हाल ही में वहाँ की जो स्टेट कैबिनेट है, ओडिशा की स्टेट कैबिनेट, उन्होंने अपना एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल 49 मेंबर्स की होनी चाहिए ओडिशा में. अब ये पूरी प्रोसेस जितनी आसान हमें दिखती है उतनी आसान बिल्कुल नहीं है. सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्टेट असेंबली जो है उसमें से आपको ये रेजोल्यूशन पास करना होगा. अब स्टेट में से पास करने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए, टोटल मेंबरशिप जो है उसकी मेजॉरिटी. यानी कि अगर ओडिशा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर 100 MLAs बैठते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 51 MLAs जो हैं उनकी सिग्नेचर चाहिए या फिर उनका ग्रीन सिग्नल चाहिए, उनका वोट चाहिए, इफ़ यू वांट टू पास दिस रेजोल्यूशन. एक बार रेजोल्यूशन ये पास हो गया उसके बाद इसको पार्लियामेंट में भेजा जाता है. अब पार्लियामेंट में अगर भेजा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो पार्लियामेंट भी इसको ग्रीन सिग्नल देगा. नॉट एट ऑल. देखिए 2013 में 2013 में राजस्थान और आसाम, ये 2 हमारे जो स्टेट हैं, राजस्थान और आसाम, इन दोनों स्टेट्स ने ऐसी एक एप्लीकेशन दी है, और आज भी वो एप्लीकेशन जो है वो पार्लियामेंट के पास पेंडिंग है. ये होता है कि पार्लियामेंट को एक लॉ इसके ऊपर बनाना होता है.
जब भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है किसी भी स्टेट में से। तो राजस्थान और आसाम की जो रिक्वेस्ट है 2013 से लेकर आज तक पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का भी इशारा है कि ये जो पार्लियामेंट है वो इस बात की परमिशन बिल्कुल देने वाला, इजीली तो देने वाला नहीं है। अब दूसरी भी चीज़ है कि ये जो पार्लियामेंट्री एक कमेटी इसके ऊपर बिठाई गई थी, इस बाई कैमरल सिस्टम के ऊपर, पर्टिकुलरली विद स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये दोनों की आवश्यकता है, या फिर मेन प्रश्न ये है कि क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वहाँ का अपर हाउस है उसकी आवश्यकता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो फिर ये राजस्थान और आसाम का जो एक मीन्स एक रिक्वेस्ट थी, तो उसके ऊपर उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे रेड फ्लैग्स या फिर बहुत सारे वार्निंग्स भी दी हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखिए एडवांटेज में इसमें ये हैं कि एकेडमिशियंस और इंटेलेक्चुअल पीपल, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में इतने अच्छे नहीं हैं, कहने का मतलब ये है कि वो बाहर जाकर वोटिंग के लिए अलग अलग जगहों पर सभा भर के फिर लोगों के जो वोट्स हैं वो जीत नहीं सकते, राइट, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो अपनी फील्ड में या फिर उनकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। तो ये सारे जो लोग हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट हो, वे भी इस हाउस का एक पार्ट बने, तो ये एक मेन आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है इसका। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि किसी भी लॉ को, राइट, एक हाउस जब पास करता है और अगर उस हाउस की जो मेजॉरिटी है या फिर जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसमें, तो फिर कानून को पास करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर दो हाउसेस हैं तो दूसरे हाउस में जब ये बिल जाएगा तो उसको एक अच्छी तरीके से लोग देखेंगे, ऐसा माना जाता है। और ख़ास करके ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये बुक में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में तो फिर जो पॉलिटिक्स हैं वही प्रायोरिटी ले लेगा, वही फ्रंट बेंच पे आकर बैठ जाएगा। अगर आपकी पार्टी अपर हाउस में भी है और लोअर हाउस में भी है तो फिर आप जो चाहेंगे वही होगा। ऑफ कोर्स आप लॉ ब्रेक नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको थोड़ा एक आपके लिए रास्ता तो खुल ही जाएगा ना। अब डिसएडवांटेज अगर इसकी बात करें तो हम ऑन पेपर तो ये होगा कि एकेडमिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स के लिए इस हाउस को क्रिएट किया जाना चाहिए, लेकिन फिर ये पॉलिटिशियन से ही भर जाएगा। दूसरी जो चीज़ है कि वो ये है कि एक अननेसेसरी हाउस अगर ये हैं, या फिर कई हद तक हम कह भी सकते हैं सेफली कि ये इसकी इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो ये अननेसेसरी जो एक्सचेकर मनी है, टैक्स पेयर्स की जो मनी है, उसका वेस्ट भी होगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं एकेडमिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स की, तो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब सारी चीज़ें आपको ही पता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पॉलिटिक्स में आज भी जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ नहीं हैं, वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कैसे करनी चाहिए, उनकी समझ उनमें बहुत अच्छी तरीके से है। अब बात करें राज्यसभा की, तो देखिए राज्यसभा जो है वो हमारे अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, उसी के लिए इसका नाम जो है वो राज्यसभा है। राज्यसभा को अपर हाउस इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बैठने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा मैच्योर होते हैं इन टर्म्स ऑफ एज। अगर देखें ऑन एन एवरेज उनकी जो एज है वो भी लोकसभा के मेंबर्स की एज से थोड़ी ज़्यादा होगी। बहुत एक लंबे टाइम का पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस भी है उनके पास, और उनके पास से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है। और ख़ास करके अगर मैं हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, और ये आपके लिए पहला प्रश्न है, कैन यू गिव मी द नेम ऑफ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं, तो इसीलिए इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हमारा राज्यसभा है इसकी आवश्यकता या फिर उसका जो मेन रोल है वो यही है कि किसी भी एक कानून को, अगर किसी कानून को लोकसभा ने पास किया है तो राज्यसभा एक ऐसा गृह है जो अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यू पॉइंट से इस बिल को देखने की कोशिश करेगा। यही इनका मेन रोल है। और अलग अलग कंटेक्स्ट में जब या फिर अलग अलग एंगल से किसी भी चीज़ को देखा जाता है, अलग अलग ओपिनियंस को इसके ऊपर डाला जाता है, तब जो भी चीज़ हमारे सामने आती है वो और ज़्यादा रिफाइंड होती है। और ये जो रिफाइंड लॉज होते हैं वो हमारे देश के हित के लिए है। तो ये एक वन ऑफ द मेन आप कह सकते हैं कि कोर है राज्यसभा क्यों चाहिए हमें,
तो ये हैं इसका मेन पर्पस। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कागज़ के ऊपर चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, आजकल यहाँ पर भी आपको वो मैच्योरिटी थोड़ी चली गई हो वैसा देखने को मिलता है। और बहुत सारे आंकड़े हैं, आप लास्ट ईयर का आंकड़ा देखिए, आप पाएंगे कि डिसरप्शंस बहुत ज़्यादा था, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो भी कम था सेशन का। सो ये एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स के तौर पर काम करने वाला या फिर काम करना चाहिए इसको। दिस इज़ द मेन, ये दूसरा पॉइंट है कि रिस्ट्रेनिंग फोर्स, कि चीज़ों को हड़बड़ी में ना करें। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। और इसी के साथ ये ओडिशा का जो केस है, या फिर हमारे स्टेट्स को 2 हाउसेस चाहिए या सिर्फ एक हाउस ही इनफ है, इस चीज़ के बारे में भी अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश कीजिएगा। विद दिस डिफरेंस, अगर आप आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू विल गेट इट फ्रॉम माय फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल। आप इसके ऊपर क्लिक तो कीजिए, आपको मिल जाएगा, क्योंकि रोज़ एवरी सिंगल डे कमेंट्स में पढ़ता हूँ। तो कोई ना कोई स्टूडेंट की कमेंट होती है या फिर फेसबुक मैसेजेस में मुझे लिखते हैं कि कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो आप प्लीज़ पेज को थोड़ा चेक कीजिए, यू विल फाइंड इट। सेकंड जो है ये है पोवेल डॉक्ट्रेन। अब ये जो पोवेल हैं, पोवेल साहब, तो ये इनका पूरा नाम है जेरोम पोवेल, और ये USA की जो फेडरल रिजर्व हैं उनके चेयरमैन हैं। अगर आपको पता नहीं चला कि ये फेडरल रिजर्व क्या है, तो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो USA की RBI यानी कि USA की रिजर्व बैंक है, राइट। हमारी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनके चेयरमैन हैं उर्जित पटेल साहब। इसी कंटेक्स्ट में ये जो USA हैं उनकी RBU या फिर RBI कहूं तो फिर उनके चेयरमैन हैं जेरोम पोवेल साहब। अब उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये है कि USA की या फिर उनकी जो मॉनिटरी पॉलिसी है, पैसों के साथ जुड़ी हुई पॉलिसी, तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल, राइट, एक ग्रेजुअल होता है, एक रैपिड होता है। ग्रेजुअल यानी कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसे ग्रेजुअल ग्रोथ कहते हैं, या फिर धीरे धीरे डाउन आ रहे हैं तो इसे ग्रेजुअल डिक्लाइन कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उनकी जो एक स्पीड है, या फिर जिस स्पीड से या फिर जिस आंकड़ों से इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले जाया गया है, या फिर दे आर डूइंग इट, तो ये ग्रेजुअल होगा, ये ऑल ऑफ द सडन नहीं होगा। इसी के साथ आपको ये भी प्रश्न होगा कि ये ग्रेजुअली क्यों आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, उनका कहना ये है, और ये बात भी सही है, कि जो इकोनॉमी के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको वेरिएबल कह सकते हैं आप। इकोनॉमी के वेरिएबल्स यानी कि एक ऐसी चीज़ जो अप डाउन हो सकती है, जैसे कि आपके महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपका जो हाउस का रेंट है वो हर महीने चेंज नहीं होगा, हर साल में चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने 5,000 रुपये रेंट दिया, कल नेक्स्ट मंथ आप 2,000 देंगे, इट डिपेंड्स। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वेरिएबल है, लेकिन जो रेंट है वो टोटली फिक्स होता है। तो सेम थिंग, दूसरी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिक्स होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो अप डाउन जा सकती है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ही ये बहुत एक चैलेंजिंग जॉब भी हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए जो अगर आप बहुत ही सडनली इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं और बहुत जल्दी या फिर बहुत लेट इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, तो इससे पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप इसको एक शिप के कैप्टन की तरह इमेजिन कीजिए। एक शिप का जो कप्तान होता है, अगर सुनामी की लहरें आ रही हैं और वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेंगे, तो फिर जो उनकी शिप है वो डूब जाएगी। या फिर चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं, या थोड़ी बहुत ही तूफान है और उन्होंने बहुत अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो भी नुकसान हो सकता है। अब चीज़ ये है कि उन्होंने ये भी बताया है कि जो फैक्टर्स होते हैं एब्रॉड के, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ हुई तो उनकी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है USA में। और यहाँ पर इंडिया का ही एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, हमें पता है कि कैसे USA ने, ये जो देश है ईरान, तो ईरान के ऊपर एक सैंक्शन लगाने की बात की है। इनफैक्ट बहुत टाइम से ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए हैं USA के, तो इसको और ज़्यादा टाइट करने की बात की है। तो इससे ये हुआ कि हमारे देश में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगी, इज़न्ट इट, क्योंकि ईरान से एक बहुत बड़ी मात्रा में से हम पेट्रोल मंगवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इश्यू चल रहे हैं, तो इनसे भी प्राइसेस अप जा सकती हैं। रशिया और दूसरे जो
देश के बीच में डील्स हो रही है तो उनसे भी गैस और दूसरी चीज़ों की जो प्राइस है वो अप डाउन हो सकती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चीज़ें हो रही है किसी और जगह पर उनकी इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश में हमें देखने को मिलती है। सेम थिंग हैपन्स विद यूएसए एज वेल। अब अमेरिकन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो वहाँ का जो 2% का एक रेट है, जहाँ 2% के आजू बाजू उनको उनकी जो बैंक है उनको अपनी जो ये इन्फ्लेशन है या महंगाई है उनको कंट्रोल करना है, ये उनका रेट होना चाहिए। और बैंक कैसे इसको कंट्रोल कर सकती है? पैसों से, राइट। अगर वो डॉलर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, लेट मी शो इट टू यू हियर, मान लीजिए ये डॉलर है, तो अगर इंटरेस्ट रेट अप गया, राइट, तो फिर ये होगा कि लोन लेने के लिए पहले जब आप जाते थे तो आपको 5% इंटरेस्ट रेट से आपको लोन मिल जाती थी। अब फॉर एग्जांपल, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट से अगर मैं आपको लोन दूँ तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे $100 दे दीजिए, इस $100 का मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। लेकिन इसी चीज़ को मैं कह दूं कि 50% इंटरेस्ट रेट से आपको $100 दूंगा, तो फिर आप अब एक नहीं 50 बार सोचेंगे कि क्या ये लोन अफोर्डेबल है, क्या मैं ये इन्वेस्ट करूंगा तो फिर मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है कि 0.5 या फिर 0.25 से भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और अगर आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि 2 लाख 5 लाख रुपए हो गए, डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा आपने उठाया है बैंक से। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ 2-3 सालों के लिए आपको उसमें से पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो 0.25% भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हाँ, यही एक चीज़ है। और मिस्टर ट्रंप चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको कम किया जाए, उनको बढ़ाया ना जाए। और ये किसी भी स्टेक होल्डर, किसी भी देश में यही होगा। गवर्नमेंट जो होती है वो चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कम रहें। आरबीआई अगर हैं तो वे चाहेंगी कि इंटरेस्ट रेट थोड़े रियलिस्टिक रहें। मैं और आप चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम हो, ताकि हमें स्टूडेंट लोन या फिर कोई दूसरी चीज़ें खरीदनी है तो वो चीज़ें जो हैं वो कम दाम में, कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। और जितने लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा ऊपर बढ़ता जाए, ताकि उनको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक ही चीज़ के अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, कोई चाहता है अप हो, कोई चाहता है डाउन हो। तो हर देश की गवर्नमेंट चाहेगी कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो, ताकि लोग इजीली पैसे बोरो करें, फिर उनको इन्वेस्ट करें, जॉब्स क्रिएट हो, तो इससे गवर्नमेंट का काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल 35A के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बात कही गई है, एक केस चल रहा है फ़िलहाल, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में ये देखेगी कि क्या ये आर्टिकल 35A जो है हमारे संविधान का, इसको एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया जाना चाहिए या नहीं, राइट। दिस इज़ द मेन थिंग ऑन विच एट प्रेजेंट ए सुप्रीम कोर्ट बेंच इज़ गोइंग थ्रू। अब बात करें इस 35A के बारे में, एज ए रिवीजन के तौर पर फिर से बताना चाहूँगा कि 1954 में हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इस आर्टिकल 35A को हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया था। आर्टिकल 370 के बारे में आप जानते होंगे, तो उनकी बेसिक डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब ये जो आर्टिकल 35A जो है ये किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में परमानेंट रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि मैं और आप जम्मू एंड कश्मीर के बोर्न एंड बॉट अप वहाँ पर नहीं हैं, हम वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं, तो फिर वहाँ की जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती हैं उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर आप घर या कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसके अलावा स्कॉलरशिप और दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है चीज़ें, तो उसका लाभ भी आपको नहीं मिल सकता। अब प्रश्न ये है कि क्या ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस राइट का वायोलेशन कर रहा है या नहीं। ऊपर के तौर पर अगर देखें तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, पूरा देश एक है, जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का पार्ट है, तो फिर हम जहाँ पर चाहें वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करें हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, तो आप पाएंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि आप देखिए कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पर कुछ पॉकेट्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर उस स्टेट गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा पावर नहीं रहेगा। वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ हैं,
तो वही डिसाइड करेंगे कि उनके हित में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर पार्लियामेंट के लॉज जो हैं वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते। और लुई टिलिन जो हैं उनका कहना यही है कि आर्टिकल 370 जो है वो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर भारत की जो पूरी सिस्टम है, जो फेडरलिज्म है, संघीय ढांचा जो है हमारा, तो ये एक कस्टमाइज्ड है। इसको इम्बैलेंस में नहीं कहकर मैं इसको कस्टमाइज्ड ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि अगर एक स्टेट में थोड़े ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा पावर्स दिए हैं, कुछ दूसरे स्टेट में या फिर स्टेट के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़े बहुत पावर देने की ज़रूरत है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने की हैं। और चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेन विचारधारा है वो यही है कि हमारे देश की जो ये डाइवर्सिटी है, तो ये सारी की सारी डाइवर्सिटी को एक अधिकार मिले, उनकी नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस की गई है। नाउ द थिंग इज़ कि हमारा जो ये आर्टिकल 370 जो है, इसमें स्पेसिफिकली ये बात कही गई है कि जो पार्लियामेंट है वो तीन चीज़ों के साथ ही चेंजेस कर सकती है, या पार्लियामेंट के हाथ में तीन चीज़ें हैं एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में क्लियरली दिया गया है। तो शायद मुझे पता है कि एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, थोड़े एग्रेसिव होंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है। क्योंकि मेरे और आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ के ऊपर एग्री होते हैं तो चीज़ों को लिखते इसीलिए हैं क्योंकि कल जाकर ऐसा ना हो कि भाई कोई कहे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर कागज़ खोले जाते हैं और देखा जाता है कि भाई एग्रीमेंट में क्या चीज़ लिखी गई है। तो तीन है, एक है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये तीन चीज़ों के ऊपर अगर कोई चेंजेस करने हैं तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ों के ऊपर आपको चेंजेस करने हैं तो फिर तरीका ये है कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आप तभी इश्यू कर सकते हैं जब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने आपको ग्रीन सिग्नल दिया हो। तो दूसरी जो चीज़ है कि अगर आप कोई बड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो फिर वहाँ की जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट आपको ग्रीन सिग्नल दे सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेट की असेंबली जो है, और आपने देखा कि वहाँ पर दो अपर हाउस एंड लोअर हाउस हैं, तो वहाँ से अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक उसके बाद ही प्रोसेस जो है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ है। और एन गोपाल स्वामी अय्यंगार साहब एक थे जो आर्टिकल 370 के आप कह सकते हैं उन्होंने ही इसको ड्राफ्ट किया था, और उन्होंने ही ये चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि ये जो पावर्स हैं, राइट, प्रोविज़न जो हैं वो विदाउट स्टेट के परमिशन से, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे डिसीजंस लिए हैं। दो तीन ऐसे केसेस हैं, दो तो पक्के हैं। इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये जो आर्टिकल 370 है या फिर ये 35A जो हैं वो जिस प्रकार से ये एक्सेशन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उस कंटेक्स्ट में ये इन लाइन है। तो अब देखना है, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आर्टिकल 35A का क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या स्टैंड लेती है। जो पिछले जजमेंट्स हैं वही स्टैंड को बरकरार रखेगी या फिर कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एक आर्टिकल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही क्विकली आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल आपने देखा कि एक डिबेट चल रही है कि यूपीए के टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस था, फिर ज़्यादा ग्रोथ था, और एनडीए के टाइम में कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो बैक सीरीज़ हैं, जो टाइम चला गया है, मींस कंपेयर करना अच्छी बात है, लेकिन फिर उस टाइम के आंकड़े कुछ अलग होते हैं, फिर नए मेथड से आप नए आंकड़े लेकर आते हैं, और फिर इससे पूरी एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है। तो ये सारे आंकड़ों की क्या हमें रियलिटी में ज़रूरत है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट डू द डेटा शो, ये जो डेटा जो चीज़ें हमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये रियलिटी में क्या है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए प्रश्न तो ये है कि रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट क्या वाकई ही में हाई था। अब ये सारे प्रश्न ज़रूर हैं हमारे सामने, लेकिन
आज सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर हमें पूछना चाहिए तो ये नहीं है कि यूपीए टाइम में ग्रोथ ज़्यादा है या एनडीए के टाइम में ग्रोथ ज़्यादा है, दैट इज़ मोर पॉलिटिकल। ये यूपीए और एनडीए की पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑलरेडी प्रश्न पूछ ही रही हैं। हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ये जो मेथोडोलॉजी यानी कि जिस तरीके से ये पूरी स्टडी कंडक्ट की गई है, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये फ्लॉलेस है, क्या इसमें कोई एरर होने के चांसेस नहीं, ये प्रश्न हमें पूछने होंगे। और दूसरी जो चीज़ है कि वो ये है कि ये जो डेटा बनाने का और उसको एनालाइज करने का काम जो है वो एक्सपर्ट्स का है, पॉलिटिशियंस का कम है वो, राइट। तो लेट अस नॉट मेक दिस होल थिंग पॉलिटिकल। इसके बाद आता है ये आर्टिकल और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अनटिल डैम्स डू अस पार्ट, ये डैमों के ऊपर आर्टिकल है। केरला में जिस प्रकार से एक ट्रेजेडी हुई है कि हद से ज़्यादा पानी होना भी एक ख़तरनाक चीज़ है। हमारे देश में 1947 से देखा जाए तो 4700 जितने हमने बड़े डैम, राइट, तो छोटे डैम की बात नहीं है, बड़े डैम की बात करें, लार्ज डैम्स हमने बनाए हैं। और इन बड़े डैमों ने 40 लाख से भी ज़्यादा, राइट, 44 लाख जितने लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया है। ये पार्टीशन जो हुआ हमारे देश का, उसके बाद अगर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लोगों का हुआ है डैम की वजह से। दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर धक्के मार कर निकाला जाता है ताकि अमीरों के लिए, उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए, या फिर जो बड़े बड़े किसान हैं उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए पानी पहुंचाया जा सके। पानी की भी अगर हम बात करें तो 100 लीटर जो पानी होता है डैम का, उसमें से 85 लीटर जो हैं वो शुगर केन और चावल और दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हम यूज़ करते हैं। जिस हिसाब से हम पानी यूज़ करते हैं, हमारे किसान यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल ही सस्टेनेबल नहीं है। द सेकंड थिंग इज़ कि अगर डैम फटते हैं या फिर डैम की जो डेंजर है, हज़ार्ड जो कहते हैं हम, कि खुदा ना करे कुछ हो जाए, तो फिर न्यूक्लियर प्लांट्स के बाद अगर कोई डेंजरस इंफ्रास्ट्रक्चर कोई हैं तो वे हैं डैम्स। और डैम्स से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि डैम से रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मिटी। इसका मतलब ये है कि डैम का जो पानी एक जगह पर आप इकट्ठा करते हैं और इससे जो ज़मीन के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता है तो इससे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, राइट। 75 ऐसे केसेस वर्ल्ड वाइड देखे गए हैं और 75 में से 17 तो इंडिया में ही देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं डैम के अगेंस्ट में। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो केरला प्रिपेयर कर रहा है मेमो ताकि और ज़्यादा फंड्स जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सके। हमारे जेटली साहब अब वापस आ चुके हैं, राइट। उन्होंने एफएम का चार्ज संभाल लिया है और उनका कहना यह है कि आईएमएफ ने ये बताया है 2018 में भारत जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, महंगाई कंट्रोल में है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट ना के बराबर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। पासवान जो हैं हमारे मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने प्रमोट किया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जस्ट लाइक आईएएस, राइट, आईएएस हैं, फिर आईपीएस हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हैं, तो इसी कंटेक्स्ट में इंडियन जुडिशियल सर्विस भी होनी चाहिए ताकि जो पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी जुडिशरी का पार्ट बनने का एक मौका मिले। नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को एक्यूज़ किया है कि वो एक क्रिमिनल प्लॉट प्ले कर रहा है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। और कल मैंने आपको एक शब्द का मतलब बताया था, एक टर्म का, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो उसका एक और सेलियंट फीचर है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं, इंडिया की प्राइवेट कंपनीज को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनाना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरे जो फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो व्हाट्सएप ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपने अगर अपना जो व्हाट्सएप चैट और ये सारी चीज़ें गूगल के ऊपर, गूगल ड्राइव में या रखी हैं तो फिर वो एनक्रिप्टेड नहीं है। और यहाँ पर हैं रीबिल्डिंग इंडिया हैज़ स्टार्टेड, इंडिया ने सो फार कुछ 44,000 जितने घर बनाए हैं श्रीलंका में। अब चाइना भी वहाँ पर 300 मिलियन के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, तो इससे फिर जापान है, यूएसए है और इंडिया है, वे थोड़े परेशान हैं। वोकेबुलरी में शब्द कल पूछा था टोरिड, तो इसका मतलब है बहुत गर्म होना, या फिर कई बार डिफ़िकल्ट चीज़ को भी वोरिड कहते हैं, टोरिड कहते हैं। वू का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को किसी की मदद लेना, किसी के प्रति प्रीति हो या फिर प्रेम दिखाना को भी वूइंग कहते हैं।
फैलेशियस का मतलब होता है कि मिथ्या के ऊपर आधारित कोई चीज़ या फिर कोई गलत चीज़। कैनोनिकल का मतलब है कैनोनिकल। कैनोनिकल इसको प्रोनाउंस करते हैं कैनोनिकल। कैनोन शब्द है और कैनोन में से फिर इसको कहते हैं कैनोनिकल। तो कैनोनिकल का मतलब है कि जो धर्म वैधानिक है, जो धार्मिक आपके ग्रंथों में जो भी चीज़ें कही गई हैं, तो इसको कैनोनिकल, उस हिसाब से चीज़ों को करने को के कैनोनिकल कहते हैं। और एशेलोन्स का मतलब होता है एक टोली या फिर एक विभाग। इसी के साथ आपको कल जो प्रश्न पूछे थे तो ये हैं पारासेल, स्पार्टली और स्कारब्रो। ये 3 यहाँ के मुख्य आइलैंड्स हैं। और इसी के साथ आज का आपका प्रश्न ये है कि क्या आप बता सकते हैं ये जो पोर्शन है इसका नाम क्या है, ये किस जगह पर है, ये तो आपको ढूंढना है। आपके लिए 2 प्रश्न है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के ऊपर जो रक्षाबंधन सेल है उसकी आज लास्ट डेट है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंजॉय योर स्टडीज। आई विल सी यू ऑल सून। गुड बाय एंड जय हिंद।